दोस्तों आपने मेरे से पिछली वीडियो में पूछा था मेरे भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट समझा दो आसान शब्दों में करते कैसे हैं। तो ये रहा आसान तरीका कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने का। आइए दोस्त मेरे भाई शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, यानी कि पार्ट बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है दोस्त? अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उन्हें कहां का इन्वेस्ट कर सकता हूं, या मैं उन्हें कहां का इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा? तो दोस्त मैं उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं प्रॉपर्टी के अलावा या कोई भी इंसान उसको शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, उसको डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा, या फिर वो पसंद करेगा कि उसका पैसा बैंक में चला जाए, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट हो जाए, या इसी तरीके के किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में वो बंदा पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। तो अगर इनमें से कोई भी फिक्स्ड असेट्स, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेसिकली फिक्स्ड असेट से रिलेटेड है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली फिक्स्ड असेट से रिलेटेड है। अगर इनमें से कोई भी फिक्स्ड असेट वो बाय करता है तो उसकी जेब में से पैसा जाएगा, इसको वो माइनस कर देगा। क्योंकि दोस्त हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम, हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है अ स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो तीन तरीके का होता है, पॉजिटिव यानी कि इनफ्लो, नेगेटिव यानी कि आउटफ्लो, और नो फ्लो। ठीक है जी। तो अगर पैसा जा रहा है, हमने बाय किया है कुछ, तो हम उसको माइनस करेंगे, और अगर हम इन्हीं सब चीजों को सेल करते हैं तो पैसा आएगा, उसको हम प्लस करेंगे। दोस्त भूलिएगा मत, प्रॉपर्टी को अगर मैं मुर्गी मान लूं तो प्रॉपर्टी किस तरीके के अंडे देगी? प्रॉपर्टी देगी मुझे रेंट। शेयर्स मुझे कौन सा अंडा देंगे? शेयर्स मुझे देंगे डिविडेंड। और डिबेंचर या बैंक मुझे क्या देगा? मुझे देगा इंटरेस्ट। तो अगर इनमें से कुछ भी मुझे रिसीव हो रहा है तो वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और इस पैसे को मैं ऐड करूंगा क्योंकि पैसा इनफ्लो हो रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है। अब मैं अगर आपको सीधे शब्दों में और समझाऊं तो ये तीनों एक्टिविटीज क्योंकि इन्वेस्टिंग है, इसलिए मैं इन्हें नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का टैग दे देता हूं। क्योंकि जो ऑपरेटिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, उसको हम नॉन ऑपरेटिंग तो मान ही सकते हैं। अब एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम और है और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और है। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, तो मेरे लिए किस तरीके की इनकम है? भाई ये मेरे लिए एक ही इनकम है, वो है जी इन्वेस्टिंग इनकम, और इस पैसे को मैं ऐड करूंगा, यानी कि ये मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। नॉन ऑपरेटिंग इनकम बिल्कुल इसकी तरह ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है जी। अगर मेरे को लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, तो मेरी जेब से पैसा हल्का होगा। ठीक है जी। और आउटफ्लो होगा। ये कैसा एक्सपेंस है? ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई एक्टिविटी सी की तरफ। इन सारी चीजों को अगर हम ऐड और लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आइए बढ़ते हैं एक्टिविटी सी की तरफ, जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंस करना। किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंसिंग के सोर्स क्या क्या है आप बताइए? शेयर इश्यू करना, डिबेंचर इश्यू करना, बॉन्ड इश्यू करना, या लोन लेना। सिंपल है ना। तो शेयर्स इश्यू कर सकते हैं हम बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं, हम डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हैं, या फिर हम बैंक से लोन ले सकते हैं, या कोई अदर कोई लोन। बैंक के जरिए भी हम लोन ले सकते हैं, किसी और से भी मॉर्गेज रख के लोन ले सकते हैं। ठीक है जी। तो शेयर्स को क्या किया जाता है दोस्त? शेयर्स को इश्यू किया जाता है, बैंक लोन को रेज किया जाता है, लोन्स आर रेज्ड, और बॉन्ड्स को इश्यू किया जाता है, डिबेंचर्स को इश्यू किया जाता है। तो अगर मैं इश्यू कर रहा हूं या लोन रेस कर रहा हूं तो मेरे पास पैसा आएगा, यानी कि इस चीज को मुझे क्या करना चाहिए? ऐड। वही दोस्त अगर मुझे शेयर्स को वापस करना है या शेयर्स के पैसे वापस करने हैं, जैसे शेयर्स इश्यू है, पॉजिटिव पैसा आना, तो इसमें आउटफ्लो क्या होगा? आउटफ्लो होगा जी बायबैक। बायबैक कर लेती है कभी कभी कंपनी अपने शेयर्स, तो उसमें पैसा निकल जाता है, इसको माइनस करेंगे। बॉन्ड्स को रीपे किया जाता है, डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है।
तो इन सारी चीजों से पैसा हमारे पास से जाएगा और पैसे के जाने को हम क्या करेंगे, पैसे के जाने को हम करेंगे माइनस। दोस्तों शेयर्स पे हमें क्या पे करना पड़ता है, शेयर्स पे हमें पे करना पड़ता है डिविडेंड। हमें बैंक लोन, डिबेंचर या बॉन्ड्स के ऊपर क्या पे करना पड़ता है, हमें पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। तो ये दोनों हमारे लिए कैसी एक्टिविटीज हुई, ये दोनों हमारे लिए आउटफ्लो वाली एक्टिविटीज हुई और साथ ही साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसलिए मैं इसे क्या बोल रहा हूं, मैं इसे बोल रहा हूं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको एक ही कंसेप्ट में सारी चीजों को कंक्लूड करके बता पाऊं। तो अभी तक हमने दो चीजें निकाली, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आइए मेन एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये राजी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि पार्ट ए जो मेन पार्ट है। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें सबसे पहले चाहिए जी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने के बाद हम इसमें हमारे पास कैश फ्लो वाले हमने रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में समझा था। दो फॉर्मूलाज हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के दो फॉर्मूला हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। क्योंकि डायरेक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला को समझते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या है, हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना है। तो आइए इसमें ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग के अलावा हम नॉन कैश इनकम भी ऐड करेंगे। नॉन कैश इनकम को हम ऐड क्यों कर रहे हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को अब हम नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड करते हैं। हम नॉन ऑपरेटिंग के अलावा नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड क्यों कर रहे हैं दोस्त, नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हमने किसी को कैश में पे नहीं किया है, जिनसे एक्चुअल में कोई आउटफ्लो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो प्रॉफिट में से माइनस हो चुके हैं और हमारे आउटफ्लो में शो हो रहे हैं तो हमें उन्हें वापस ऐड करना जरूरी है ताकि हम एग्जैक्टली कैश फ्लो जान सके, हमारे पास कितना पैसा आया या हमारे पास से कितना पैसा गया। क्योंकि ये पैसा गया ही नहीं इसलिए इसको वापस ऐड करके दिखाना बेहद जरूरी है। तो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं दोस्त, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये रहे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड और एक ये रहा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो यहां पर हम लिख देते हैं जी तीनों के नाम, डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड और साथ ही साथ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये दोनों कौन से एक्सपेंस हो गए दोस्त, ये दोनों हमारे हो गए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों हमारे हो गए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस की। नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन कौन से, जितने भी हमारे बिजनेस के राइट ऑफ्स हैं, जितने भी हम लोग बिजनेस में चीजें राइट ऑफ कर देते हैं, या डेप्रिसिएशन का पैसा हम किसी को नहीं देते, एमोटाइजेशन का पैसा हम किसी को नहीं देते, हम डिप्लीशन का पैसा किसी को नहीं देते, हम राइट ऑफ्स का पैसा किसी को नहीं देते, हम एमोटाइजेशन का पैसा किसी को नहीं देते, साथ ही साथ जो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करते हैं वो पैसा भी हम किसी को नहीं देते बल्कि अपने पास रख लेते हैं। तो ये सारा पैसा जो नॉन कैश है इसको भी ऐड करके दिखाना जरूरी है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो हैं, डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और नॉन कैश एक्सपेंसेस राइट ऑफ, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, डिप्लीशन या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें माइनस क्या करना है इसमें से दोस्तों, हमें इसमें से माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी है दोस्त, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये रही जो अभी हमने हाईलाइट की थी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये रही जो अभी हमने हाईलाइट की थी, रेंट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो हम इसको माइनस कर देंगे, रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड को, और किस चीज को माइनस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर आपके रिड्यूस हो जाए, रिडक्शन इन
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। दोस्तों ये सब करके हमारे पास क्या निकल आएगा? हमारे पास निकल आएगा हमारा पहला स्टेप जो कि है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट को कैसे शो करेंगे, आइए इसको भी समझते हैं। तो समझते हैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। मैं मान लेता हूं किसी बिजनेस में मेरे को 20,000 रुपए का डेली स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है और मुझे 16,000 की उधारी मिल जाती है, तो मेरी जेब से मुझे हर रोज 4,000 रुपए देने पड़ते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब काम करने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो जिस दिन मेरे पास 4,000 रुपए नहीं होंगे मैं दुकान ओपन अप नहीं कर सकता। अब अगर वर्किंग कैपिटल मेरी बढ़ती है तो मेरी जेब से पैसा डिडक्ट होता है, और वर्किंग कैपिटल अगर घटती है तो मेरी जेब में पैसा ऐड होता है। तो वर्किंग कैपिटल जिन वजहों से घटेगी उस वजहों को मैं ऐड करूंगा, उन वजहों को मैं ऐड करूंगा, और जिस वजह से मेरी पॉकेट वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी उस चीज को मैं लेस करूंगा। तो आइए देखते हैं वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट कैसे काम करता है। करंट एसेट्स को मैं बढ़ा के देखता हूं, 21,000 कर लेता हूं, 21,000 करूंगा, और वर्किंग अगर मैं करंट लायबिलिटी को सेम रखता हूं तो मेरी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। यानी कि करंट एसेट्स के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ गई, और बढ़ने को क्या करना है दोस्त, माइनस, क्योंकि मेरी जेब से ज्यादा पैसा लग रहा है। यानी कि मैं माइनस किस चीज को करूंगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो इसका उल्टा भी वही सही होगा, यानी कि अगर डिक्रीज हो रही है करंट एसेट तो उसको क्या करना चाहिए, उसको करना चाहिए ऐड। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स को मैं क्या कर दूंगा, ऐड। अब मैं करंट एसेट्स को स्टेबल रखता हूं और करंट लायबिलिटीज को चेंज करता हूं, 14,000 करके देखते हैं। अब वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ा, वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। यानी कि अगर करंट लायबिलिटी घट रही है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, यानी कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस करना चाहिए, क्योंकि मेरी जेब से पैसा लेके जा रही है अगर करंट लायबिलिटी घट रही है, और वहीं अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो मेरी जेब में पैसा बढ़ा देगी। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को मुझे ऐड कर देना चाहिए। ठीक है जी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में मैंने वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट दिखा दिया। ये दिखाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब अगर मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से इनकम टैक्स पेड माइनस कर देता हूं, सिर्फ इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड जैसे ही मैं इसमें से माइनस करता हूं मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा दोस्त मेरा पार्ट ए, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैंने निकाल लिया, कैश फ्लो ऑब्लिक यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पार्ट ए मेरा कंप्लीट हो गया। पार्ट बी और सी मैं पहले ही कर चुका हूं, पार्ट ए कंप्लीट, पार्ट बी कंप्लीट, पार्ट सी कंप्लीट। अब क्या बचा दोस्तों, पार्ट ए बी और सी को मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे शो करना है जी नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कहां से निकलेगा दोस्त, ये निकलेगा जब मैं ऐड करूंगा ए बी और सी को। ए बी और सी को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिल जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें मुझे क्या ऐड करना है, इसमें मुझे ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अगर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इन नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करके मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आता है, तो इसका मतलब मेरा कैश फ्लो का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। था ना दोस्त आसान तरीका। अभी भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बाकी है। तीसरा टिप एंड ट्रिक, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को किस तरीके से डील करना है। चौथा टिप एंड ट्रिक, हमने प्रपोज डिविडेंड को किस तरीके से डील करना है। और पांचवा टिप एंड ट्रिक जो बेस्ट है, जो आपको जरूर 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 समझना चाहिए, डेप्रिसिएशन किन 3 मेथड के जरिए कैश फ्लो के अंदर आ सकता है।
अगली 2 वीडियोस में मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा, बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं आप यूं ही बखूबी ऐसे लगातार वीडियोस देखते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर कमेंट बॉक्स में पूछ के भी आपके सवालों के जवाब नहीं पूरे हो रहे तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, जो कहीं ना कहीं वीडियो के बीच में मैंने आपको शो किया है। और यकीन मानिए दोस्त, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा 100 मार्क्स लाने में। आप 20 क्वालिफाइड सैंपल पेपर्स कीजिए, मैं आपको क्वालिफाइड सैंपल पेपर्स के ऊपर मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है, देखिए 20 क्वालिफाइड सैंपल पेपर्स की क्या चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट पर टिक कीजिए। और 20 क्वालिफाइड सैंपल पेपर्स करने वाले के 95 से कम आ जाए ऐसा कभी हुआ नहीं है। और अगर आप 40 क्वालिफाइड सैंपल पेपर्स कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट के तो यकीन मानिएगा दोस्त 100 मार्क्स पक्के हैं, डन डील है, आके रहेंगे। तो मेरे क्वालिफाइड सैंपल पेपर्स की वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं और आप चाहते हैं मैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश में किसी और टॉपिक, किसी और चीज पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अभी मेंशन करके बताइए कि हाँ आप वो खिलाड़ी है जो 100 मार्क्स लाना चाहते हैं। यस लिख के बताइए मुझे, और बताइए अगली वीडियो आप मेरा किस बारे में देखना चाहेंगे, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।